नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लवर्षा टूल चैनल्स में। आज के पीटी सेवन में देखते हैं हमारे पास ऐसे कौन से 7 एमसीक्यू है जो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पॉलिटी का क्वेश्चन है पहला आपका। तारांकित व अतारांकित प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, सीधा आपका स्टैटिक क्वेश्चन है पॉलिटी का, पार्लियामेंट वाले सेक्शन से। स्टेटमेंट 1 कहता है, जहां तारांकित प्रश्नों के लिए मौखिक उत्तर देने की आवश्यकता होती है वहीं अतारांकित प्रश्नों के लिए लिखित उत्तर देने की आवश्यकता होती है। सेकंड, जहां तारांकित प्रश्न के बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं वहीं अतारांकित प्रश्न के बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान से पढ़िए, आपके दो स्टेटमेंट रहे हैं। उपयुक्त कथन के आधार पर कौन सा विकल्प सही है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी कोई नहीं। तो सोचो दोस्तों ध्यान से, क्या इसका आपने जो पढ़ा क्या आपको रिकॉल हो रहा है, या फिर कहीं आपने पढ़ा तो कहीं ये वाला टॉपिक कहीं छूट तो नहीं गया आपसे। सोचिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन ए, केवल एक सही है, बी वाला गलत है। जी हाँ, तारांकित प्रश्न मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर कोई पार्लियामेंट का, अगर जिसको नहीं पता मैं उसको बता दे रहा हूँ। जैसे पार्लियामेंट की सेशन चल रही है, सदन की कार्यवाही चल रही है, तो उसमें क्या होगा, कोई भी मेंबर जो कि मंत्री से कुछ अपने प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, कोई भी किसी से कोई भी संबंधित हो, चाहे योजना संबंधित हो या किसी समस्या संबंधित हो या कुछ भी, मंत्री से अपने प्रश्न पूछते हैं। तारांकित में क्या होगा, जब वो मौखिक रूप से ऐसे खड़े होकर प्रश्न पूछते हैं मंत्री से, तो उसको बोलते हैं तारांकित प्रश्न। और जब वही जो है कि वो लिखित तौर पर प्रश्न पूछेंगे कि हाँ लिख कर देंगे अपने प्रश्नों को, एक कॉपी पे या पेज पे लिखेंगे, उसके बाद उसको थमा देंगे, फिर उसका जो मंत्री होगा वो कुछ दिन का समय लेने के बाद उसका उत्तर जो कि लिखित रूप में दे देगा। तो जब ये लिखित रूप में प्रक्रिया होती है प्रश्न पूछने की, तो इसे अतारांकित कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब तारांकित और अतारांकित क्या होता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है कि तारांकित में जो कि मौखिक उत्तर देने की आवश्यकता होती है, जबकि अतारांकित में लिखित उत्तर देने की आवश्यकता होती है। सेकंड देखो, जहां तारांकित प्रश्न के बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, देखो ये गलत हो गया। जैसे अगर आप मौखिक रूप से क्वेश्चन कर रहे हो, तारांकित में क्या होता है, मौखिक होता है, ओरल से आप ओरली आप पूछते हो। तो जब आप ओरली क्वेश्चन आस्क कर रहे हो, तो जब आपको कोई जवाब मिल रहा है उधर से, मंत्री आपको कोई उसका जवाब दे रहे हैं, तो आप उसके उसके जो कि उसके बाद जो कि पूरक प्रश्न पूछ सकते हो, क्योंकि उनको बोलना ही है, आपको भी बोलना है, लिखना तो है नहीं, बैठ के टाइम लगेगा। तो लेकिन जो ये अतारांकित प्रश्न है, देखो अब एक बार जो कि आप एक क्वेश्चन मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन बना के दे दिए कि मंत्री जी लीजिए आप इसका आंसर दीजिए, ये मेरे प्रश्न है। मंत्री जी ने इसका आंसर लिख के आपको दे दिया। तो अब जो कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में फिर से कुछ डाउट आ रहा है तो फिर से पूछना होगा, तो फिर से आप पूछने के लिए फिर से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसलिए अतारांकित में जो कि लिखित में जो कि पूरक प्रश्न वाली ऑप्शन नहीं होती है, केवल तारांकित में पूरक प्रश्न की बात होती है। तो सेकंड वाला हमारा गलत हो जाता है, जो सही होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है देखो सैन्य अभ्यास से। देखो पिछले 2 साल से तो पेपर में सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आया नहीं है सिविल सर्विस के, यूपीएससी के, लेकिन और सिविल सर्विस एग्जाम में आते हैं। और उसके पहले आप देखोगे 2015, 14, 16 में जो कि युद्धाभ्यास पे प्रश्न आए हुए हैं। तो हम ऐसा बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इस सेक्शन को हो सकता है 2 साल नहीं पूछा तो अब पूछ सकता है, तो इसको भी हमको तैयार करके रहना है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य होते हैं। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के मध्य के लिए पूछा है। ऑप्शन ए सूर्य किरण, बी है मालाबार, सी है गरुड़ शक्ति, डी है वरुणा। ध्यान से पढ़िए दोस्तों, ये चारों युद्धाभ्यास इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, गरुड़ शक्ति, जो कि इंडिया और जो कि इंडोनेशिया के बीच में एक नेवल युद्धाभ्यास होता है। और बाकी 3 भी हम देख लेते हैं। सूर्य किरण तो काफ़ी फेमस है, इंडिया और नेपाल के बीच में है ना, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण होता है। और मालाबार जो है आपका, ये इंडिया, यूएस और जापान, मतलब इंडिया, अमेरिका और जापान के मध्य जो कि मालाबार एक्सरसाइज होता है आपके प्रशांत महासागर में, ये भी नेवल एक्सरसाइज है। और जो आपका ये है वरुणा, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है। चलो क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर है वो था गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। लाभ के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ना हम लोग का पार्लियामेंट, देखो फिर से आ गया पॉलिटी का क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर आपसे पूछा है। भारतीय संविधान लाभ के पद वाक्यांश को परिभाषित नहीं करता है। सेकंड, लाभ के पद से संबंधित कानून विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करने का प्रयास करता है। थर्ड, केवल संसद के पास कुछ पदों को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखने की शक्ति है। मतलब थर्ड और आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि केवल संसद ही है कि जो कि कुछ पदों को लाभ के पद से बाहर रख सकती है, उसके पास ये पावर देगी कि हाँ ये पद जो कि लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान से पढ़ो और सोचो।
ऑप्शन है आपके, सही विकल्प का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो, डी एक और तीन दोनों, एक और तीन केवल, सॉरी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान सोचिए। देखो अगर हम समझे इसको, चलो पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ फिर आपको बताता हूँ इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो बी, एक और दो दोनों सही है। जी हाँ, भारतीय संविधान में कहीं भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात नहीं की गई है, इसका वर्णन कहीं भी नहीं किया गया है आपके संविधान में, हम लोग के संविधान में। और रही बात जो कि ये जो कि लाभ के पद जो है कि संविधान में जो कि कानून विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण, जो हम लोग का संविधान का मूल बात है ना कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो कि शक्ति पृथक्करण रहेगा, तो उसका प्रयास करती है, ये भी सही है। आपके लक्ष्मी कार्ड में साफ साफ लिखा है ये। उसके बाद जो है कि केवल संसद के पास कुछ पदों को, ये गलत है। देखो संसद के पास तो है ही, लेकिन राज्य जो विधायिका है, राज्य विधायिका, ठीक है, ये भी अपने एमएलए को जो कि कुछ पदों के लिए, अपने एमएलए को कुछ पदों के लिए कि जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर रख सकती है। दिल्ली का केस आप देख लो, 20 एमएलए को केजरीवाल जी ने 2016 के आसपास किया था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था, ठीक है। तो उसी पर है, उसी पर आधारित ये प्रश्न था। तो थर्ड वाला अगर आपका गलत है, मतलब कि केवल संसद के पास ये पावर नहीं है, एमएलए जो राज्य विधायिका उसके पास भी पावर है कि वो भी अपने कुछ एमएलए को मतलब कुछ पदों को जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बाहर रख सकती है। तो थर्ड गलत होता है, तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला सही है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि संविधान में कहीं भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ना आपका, ये संसद निर्भरता निवारण एक्ट एक है 1959 के तहत जो है कि इसके प्रावधान किए गए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के, इसलिए ये संसद में परिभाषित नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये देखो आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन आ गया, बाघ गुफा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है, इसकी वास्तुकला एलोरा गुफा से मिलती है। सेकंड, यह बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है कोई नहीं। ध्यान से वीडियो को पढ़िए, वीडियो को पॉज करके दोस्तों इस स्टेटमेंट को पढ़िए और अपने सही आंसर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा बाघ गुफा, अगर आपने पढ़ा है तो अब तो आपको आएगा, नहीं तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पे होने वाली है। तो बाघ गुफा का देखो मैं बता दूँ, ये आपका एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। एक बाघ नदी है, उसी के किनारे जो कि ये गुफा बना है। तो इसकी जो वास्तुकला एलोरा गुफा से नहीं मिलती दोस्तों, इसकी जो वास्तुकला है आपका वो कौन सी, अजंता जो गुफा है महाराष्ट्र की ना, अजंता से इसकी वास्तुकला, इसका आर्किटेक्चर देखोगे आप जो कि अजंता से जो कि इसकी वास्तुकला मिलती है, ठीक है, एलोरा से नहीं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। सेकंड क्या है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा, ये सही है। बाघ गुफा जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी केवल दो। ये याद रखना, ये एलोरा से नहीं मैच करता है, ये जो कि अजंता की गुफा जो है उसके वास्तुकला से इसका मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। निम्न में से कौन से समाचार पत्र उग्रवादी क्रांतिकारी समाचार पत्र थे? मतलब इनको माना जाता था, ये जो नहीं बम धमाके वाले करते थे लोग, उनको सपोर्ट करते थे, उस टाइप के। आपके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए, सॉरी 4 स्टेटमेंट है। संध्या, युगांतर, काल, हरिजन। दिए गए कोड के आधार पर सही विकल्प को चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल 1 व 3, बी है केवल 2 और 4, सी है केवल 1 2 3, डी है सभी। ध्यान से दोस्तों पढ़ो। देखो एक तो इसका जो स्टेटमेंट है बहुत ईजी है, आप उसको अगर आप एलिमिनेट करो तो आप आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हो। जैसे देखो ये जो हरिजन है, ये तो गांधी जी का है ना समाचार पत्र, और गांधी जी कभी जो कि उग्रवादी वाली बात तो करेंगे नहीं, तो इस वजह से ये ऑप्शन कट जाता है। तो देखो 4 जहाँ पे वो काट दो, जैसे ये सभी वाले में कट जाएगा और ये बी वाले में कट जाएगा, तो हमारा बचा क्या? ए और सी। और ए और सी में देखो कॉमन क्या है, 1 और 3 इसमें भी है, 1 और 3 इसमें भी। मतलब क्या है इसका कि 1 और 3 तो सही है, अब हमको बस 2 वाला चेक करना है कि 2 वाला है कि नहीं। देखो इस तरह से कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हम जो कि क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको 1 और 3 पता भी नहीं होता तो आप यहाँ से हरिजन को काट के आप ऑप्शन पे पहुँच जाते कि अच्छा 1 और 3 तो नहीं पता, लेकिन 2 हमको पता है। अगर 2 पता है तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। आप युगांता जो कि यस दोस्तों, ये जो कि आपका उग्रवादी क्रांतिकारी टाइप का समाचार पत्र था, तो इसलिए आपको जो सही आंसर होता है वो क्या होता है? 1 2 3, सी वाला ऑप्शन सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। मित्र मेला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। मित्र मेला आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस ऑर्गेनाइजेशन थी हमारे मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया में। चलो इसे पहला स्टेटमेंट कहता है, इसे सचिन सान्याल व रासबिहारी बोस द्वारा प्रारंभ किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट है, यह एक गुप्त संस्था थी जो बाद में अभिनव भारत के साथ जुड़ गई।
अगर आपने पढ़ा है तो रिकॉल कीजिए मित्र मेला के संबंध में। जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी कोई नहीं। ध्यान से पढ़ो दोस्तों, मित्र मेला के बारे में आपसे पूछा है, याद करो। तो ये इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी, केवल 2 सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि इसे सचिन सान्याल और रास बिहारी बोस नहीं, बल्कि जो सावरकर बंधु थे ना हमारे, सावरकर ब्रदर, इन्होंने जो है कि इसको मित्र मेला को शुरू किया था, इस संस्था को प्रारंभ किया था, और यह जो कि बाद में जो कि अभिनव भारत से जाकर मिल गई थी। चलो आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका जियोग्राफी क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है सिविल सर्विस एग्जाम में। हमेशा एक क्वेश्चन आपको ऐसे कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। सहायक नदियों के बारे में पूछता है। पूछा निम्न में से कौन सी नदियाँ महानदी की सहायक नदियाँ हैं? आपके 5 ऑप्शन या 5 दिए गए हैं स्टेटमेंट, आपको बताना इनमें से कौन सी नदियाँ जो कि महानदी की सहायक नदियाँ। देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। अगर आप 2-3 बार नदियों के आप देख लो कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ मिल रही है, इनके मेन सभी सहायक नदी की, मैं छोटे मोटे की बात नहीं कर, जो मेन है, जो हमेशा जो कि समाचार या पत्रों में या फिर हमेशा सुर्खियों में बनी रहती, उनको आप ध्यान में रखोगे तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। चलो स्टेटमेंट पे आते हैं। सिमसा, सेवनाथ, ओंग, भवानी, ईब, ये 5 सहायक नदियाँ। आपको बताना इसमें से कौन सी नदियाँ जो कि महानदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए है केवल 2, 3, 5, बी है केवल 1, 2, 3, सी है केवल 4 और 5, डी है सभी। वीडियो को 5 को ध्यान से सोचो दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 2, 3, 5। 2, 3, 5 से मतलब देखो क्या है आपका, शिवनाथ है महानदी की सहायक नदी, ओंग भी है, ईब भी है, पर भवानी और जो सिमसा है ना, ये जो कि आपकी कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको कि कावेरी नदी के में शायद हम लोगों ने इसको पढ़ा था। सिमसा और भवानी जो कि आपकी कावेरी नदी के, इसलिए ये वाला जो कि गलत हो जाता है ये दोनों, और जो सही होता है आपका शिवनाथ, ओंग। आओ मैप से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसकी सहायक नदियाँ। ये देखो, ये है महानदी मेन, उसकी जो है कि पूरी ट्रिब्यूटरी है। ये देखो, ये रहा ओंग, ये रहा शिवनाथ, ये रहा टेल, ये रहा ईब, ये हसदेव, ये मांड, ये जोंक। ठीक है, ये इसकी मेन सहायक नदियाँ हैं। और ये देखो मेन छत्तीसगढ़ से ये ओरिजिनेट होती है आपकी। ठीक है, और देखो ये कहाँ गिर रही है, ये गिर रही है बे ऑफ बंगाल में। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो ये रहे हमारे साथ आज के साथ MCQ। बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ये रहा हमारे लवस्टर टूल चैनल। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।